हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। और मैं इसी के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 4। अब तो आप तैयार हो जाइए पेपर देने के लिए, क्योंकि अब तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं। बस अब आप अंत तक वीडियो देखिए और सीधे जाके बैठ जाइए एग्जाम में, और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए आइए है जानते हैं। पार्ट 4 का नाम है परमाणु की संरचना। और प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 3 तक इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप कार्तिक एज हब में जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, परमाणु की संरचना आइए जानते हैं। परमाणु एवं उपपरमाणु परमाणविक कण, यह हमारा टॉपिक रहेगा। तो बच्चों, परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, परमाणु कहलाता है। कोई तत्व है और उस तत्व का सबसे छोटा कण, कण से मिलके क्या बनेगा? कण है। तो उस कण के जो तत्व हैं, रासायनिक गुणों को बनाए रखता है और क्या कहलाता है? परमाणु। ओके बच्चों, आगे देखिए। परमाणु के मुख्य कण कौन कौन से हैं? परमाणु मुख्यतः 3 उप परमाणविक कणों से बना होता है। जो परमाणु बनता है वो कितने कणों से बनता है बच्चों? 3 उप माने होते हैं छोटे परमाणविक कणों से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज चार्ज होता है? ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल बच्चों ई है, प्रोटॉन का पी है और न्यूट्रॉन का एन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। और कब की थी? 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। आगे चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज का श्रेय ई गोल्डस्टीन के धन किरणों के प्रयोग से जुड़ा है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्यारे बच्चों, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्यारे बच्चों, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। ये वो सभी प्रश्न है जो एक नंबर में हर बार पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? बच्चों, मैंने आपको बताया ना अभी कि न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक तो इलेक्ट्रॉन पर होता है और धनात्मक प्रोटॉन पर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। थॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉपिक 3 क्या है बच्चों हमारा? थॉमसन का परमाणु मॉडल। आइए जानते हैं बच्चों। थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए। देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या सीखने को मिला हमको? परमाणु एक धनावेशित गोले जैसा है। थॉमसन ने क्या कहा बच्चों? जो परमाणु है वो कैसा है? एक धनावेशित गोले के जैसा है। इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। परमाणु में क्या धसे हुए हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलित रहते हैं। थॉमसन ने क्या बताया? परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलित रहते हैं। अगला पॉइंट बताया इसने, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जो परमाणु होता है वो क्या होता है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बच्चों, थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। आगे देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अभी हम बात कर रहे थे थॉमसन मॉडल पर, अब हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल पर। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? तो आपको जानकर इस बात को बहुत ही डीपली समझना और सीखना इससे भी। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की।
ठीक है, और परमाणु की संरचना का क्या क्या बच्चों अध्ययन किया। बताओ ये कुछ रट्टा मारने की बात है नहीं, बहुत आसान बात है। तो रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया बच्चों, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली और उस पे अल्फा कणों की बमबारी की और किसका अध्ययन किया, परमाणु संरचना का अध्ययन किया। आगे चलो बच्चों, रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। अब जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उससे निष्कर्ष क्या निकला था ये समझते हैं बच्चों। रदरफोर्ड कहता है कि जो अधिकांश भाग है, तो अधिकांश भाग क्या है, खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चों, खाली बताया। रदरफोर्ड ने परमाणु का अधिकांश भाग खाली बताया और परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा, भारी और धनावेशित भाग होता है। इसने क्या बताया, जो परमाणु का केंद्र है, जो परमाणु का सेंट्रल है में बहुत छोटा, भारी और धनावेशित भाग होता है। आगे बताया इसने, इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। अब जो हमने छोटा भाग पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों नाभिक। और आगे कहा इसने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जिस पर ऋणावेश है, मतलब माइनस चार्ज है, वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर आप इन टॉपिकों को सही करके समझेंगे तो आगे तक पूरा चैप्टर आपके लिए आसान रहेगा बच्चों। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी, आपको पता है जब भी किसी ने परमाणु पर बात की है तो किसी का परमाणु मॉडल फेल हुआ है तो किसी का सफल हुआ है। तो फेल के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को हम जानेंगे। अब देखिए बच्चों, इसने कहा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी, तो यह परमाणु की स्थिरता को समझाने में असफल रहा। जो ये था ना, तुम्हारा जो रदरफोर्ड था ये परमाणु की स्थिरता को समझाने में असफल रहा। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी क्या थी बच्चों, कमी थी। आगे चलो, अब बोहर का परमाणु मॉडल समझेंगे, है ना। हम बोहर की बात करते हैं। अब बोहर ने परमाणु संरचना के बारे में क्या बताया। बोहर का परमाणु मॉडल क्या बोलता है बच्चों, पूरा नाम है इसका नील्स बोहर। तो नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते हैं। इन तीनों को याद करके रखना है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, और तीसरा क्या था हमारा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्योंकि ये एग्जाम में हर बार आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नंबर पक्के करके जाएंगे। आगे जानिएगा, तो बोहर ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या बताया। बोहर कहता है, नील्स बोहर, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाता है, अब ये समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाते हैं, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आवेशित या उत्सर्जित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करेंगे और एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर तक जाएंगे। तो ऊर्जा के माध्यम से ये क्या करते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन वितरण। अब देखिए बच्चों, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है। यदि हमें किसी कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या है बच्चों, उसका सूत्र है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है बच्चों, 2n स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, 2n स्क्वायर। और n क्या है बच्चों, n क्या है, कोश की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है, क्या है बच्चों, n। अब देखिए, जो कक्षाएं होती है कि कौन सी होती है, KLMN। बच्चों की कक्षाओं के नाम है, थोड़ी वैज्ञानिक भाषा है, समझने का प्रयास करेंगे। KLMN ये क्या है, कक्षाओं के नाम। तो जो K कक्षा में होते हैं कितने होते हैं, 2, L में 8, M कक्षा में
18 और एन कोस में या एन कक्षा में 32। ओके बच्चों, तो अगर मैं बात कहूँ कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, आप बताओगे 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। आगे चलिए, संयोजकता किसे कहते हैं बच्चों? किसी परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मतलब कोई परमाणु है और वो दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बना रहा है, तो उसके बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाएगी बच्चों? संयोजकता कहलाएगी। आगे देखिए, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? आपको पता है जो सोडियम का सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? Na। क्या होता है बच्चों? Na। तो पहले कक्षा में कितने आ जाएंगे? सोडियम का सूत्र तो Na होता है और इसका क्रमांक कितना होता है? 11। तो पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए। कितना बचा? 1। तो 1 क्या है बच्चों? इसकी संयोजकता है। ओके, अब आप 2-4 सवाल को जब समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है बच्चों? आपको पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता जाननी है हमको, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का क्रमांक जानेंगे। कितना है बच्चों ऑक्सीजन क्रमांक? कितना है बताओ मेरे को जल्दी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। कितना है बच्चों? 8। तो पहली कक्षा में कितना आ जाएगा? 2। ओके बच्चों, और दूसरी कक्षा में कितना आना था? 8। लेकिन कितने बचे? 6। तो अब जो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। ओके, आगे देखिए, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, कोई परमाणु है और उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, और परमाणु संख्या क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जेड। और जेड बराबर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर किसकी होगी? प्रोटॉनों की संख्या के। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो हमारा परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याएं उपस्थित हैं वही क्या कहलाएंगे बच्चों? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बच्चों ए बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, आगे देखिए, और हमको निकालना हो न्यूट्रॉन, तो तब क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस जेड। द्रव्यमान संख्या और माइनस जेड, और जेड आपको पता है क्या? परमाणु की संख्या। अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, क्या करेंगे? पहले ए घटा, ए माइनस जेड कर देंगे। ए क्या है? ए है हमारी जो जेड तो परमाणु संख्या है बच्चों, जेड क्या है? हमारी परमाणु संख्या, समझे? और ए क्या हमारी? ए द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालना है, क्या कर देंगे? ए माइनस जेड। आगे देखिए, समस्थानिक एवं संभारिक क्या है बच्चों? समस्थानिक किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे हम। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? समस्थानिक। जैसे H1 H2 H3। ओके बच्चों, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल। तो मैंने आज आपको पार्ट 4 का भाग 1 करा दिया है। मैं अगली वीडियो में भाग 2 लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कंटेंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा पढ़ने में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसको समझने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने नींद चैन सब त्यागना पड़ता है, तब जाके हमको कुछ शिक्षा के माध्यम से हासिल होता है। ओके बच्चों, तो आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कक्षा 9 में बेहतर अंकों के साथ अपना रिजल्ट
प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।